नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जीओआईटी पोस्ट कोड 965 का मॉक टेस्ट करने वाला है। हमेशा की तरह आपको जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ रहेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले इस क्वेश्चन पेपर को खुद अटेम्प्ट करना, जो मॉक टेस्ट है इसे खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन की डिटेल में आपको आंसर बताया, तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को हम शुरू करते हैं। तो आपको एग्जाम की डेट बता देता हूँ, चेंज हो गई है क्योंकि जो आपका जीओआईटी पोस्ट कोड 965 का एग्जाम था वो पहले कब होना था, 6 नवंबर को, मगर जो इलेक्शन है उसकी वजह से डेट चेंज कर दी है। अब कब है, 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है जीओआईटी पोस्ट कोड 965 का। तो कई सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर पोस्टपोन हो गई डेट। तो हाँ, पोस्टपोन हो गई है और एग्ज़ाम कब होगा, 4 दिसंबर को होने वाला है। तो डेट याद रखना। बाकी बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। तो ऊना में है, कुल्लू में है, सिरमौर में या सोलन में। तो जो एसटी पॉपुलेशन है वो सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो है ऊना। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है। और ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, 2011 में जनगणना हुई थी उस हिसाब से। 2021 में फिर से होनी थी मगर कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो अभी 2011 के जो आंकड़े वही चलेंगे। तो सबसे कम एसटी पॉपुलेशन का है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एससी हैं उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का है, तो वो कांगड़ा में। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है। मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी फिलहाल ही जो आपका जीओआईटी पोस्ट कोड 1000 था उसका एग्जाम हुआ था, तो उसी की जैसे एग्जाम आने वाला है। जो आपका एचपी जीके होगा, एचपी जीके कितने क्वेश्चन होंगे, तो एचपी जीके के आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिंदी हो गया, हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इंडिया जीके के कितने आएंगे, जो इंडिया जीके इसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है वो है 20 क्वेश्चन। अब आपका क्या रह गया, रीजनिंग रह गया। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। और साइंस के कितने, तो साइंस के भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आपका जो 60 नंबर का है वो इनमें से आने वाला है, एच पी जी के, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, इंडिया और रीजनिंग और साइंस। इससे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो आपकी 140 क्वेश्चन रहने वाले हैं कंप्यूटर से आएंगे। तो जो मेन आपका पार्ट रहने वाला है वो कंप्यूटर का ही रहने वाला है। तो बिना कंप्यूटर पढ़े इस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है इसे देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के आप देख सकते हो 140 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्यूटर पे तो आपका मेन फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि एक डेफिनेट सिलेबस रहता है। जैसे एचपी और इंडिया जीके हो गया तो इसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, मगर कंप्यूटर का एक डेफिनेट सिलेबस रहता है, वो आपको कवर करना है। तो जीओआईटी का मॉक टेस्ट मैं आपको आज करा रहा हूँ, तो इसमें आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे हिमाचल जीके का पार्ट चला है, तो इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। तो इंद्रहार पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। जो इंद्रहार पास है वो कांगड़ा को किससे जोड़ता है, पठानकोट से, डलहौजी से, भरमौर से, मंडी से। तो इंद्रहार पास जो कांगड़ा है उसे जोड़ता है भरमौर से। सेकंड का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है भरमौर। ऐसी एक निकोरा पास है, तो वो भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। क्वेश्चन में हमसे इंद्रहार पास पूछा था, तो ये कांगड़ा को जोड़ता है भरमौर से। सी इसका राइट आंसर है। थर्ड देखते हैं, हनुमान टिब्बा इन हिमाचल प्रदेश इज अ। तो हिमाचल प्रदेश में जो हनुमान टिब्बा है वो क्या है, तो इजी सा क्वेश्चन है। हनुमान टिब्बा क्या है, एक टेम्पल है, ग्लेशियर है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, माउंटेन पीक है। तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी, माउंटेन पीक। हनुमान टिब्बा क्या है, एक माउंटेन पीक है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक भी है। तो हनुमान टिब्बा क्या है, एक माउंटेन पीक है जो कि कांगड़ा में है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो मॉक टेस्ट है उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे पहले खुद अटेम्प्ट कर लेना, तभी आपको पता लग जाएगा आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। क्योंकि 200 क्वेश्चन का आपका पैटर्न रहने वाला है, तो 150-60 तो आपको मिनिमम स्कोर करना ही है। तो मान लीजिए अगर 150 इस पेपर में आप स्कोर कर रहे हो इस मॉक टेस्ट में, तो आपकी तैयारी अच्छी ही मानी जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष बड़ी भूमि संपत्तियां तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ, 1951, 1952, 1954 या 1956। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1954। तो 1954 में बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ। इसी की तरह एक एच पी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है 1972 का। तो उसमें क्या है, एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, उसमें एक सेक्शन है 118, 118। तो उसके तहत कोई नॉन हिमाचली होगा वो हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता, यानी हिमाचल के बाहर का बंदा कोई भी होगा वो हिमाचल में ज़मीन नहीं ले सकता।
तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था 1972 में। तो वैसे ही है कि बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ये कब पास हुआ था, ये 1954 में पास हुआ था। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1954। चलिए फिफ्थ देखते हैं। गैती थिएटर वॉज ओपन इन शिमला बाय द ब्रिटिश इन, तो जो गैती थिएटर है ये शिमला में कब ओपन हुआ था, 1885, 1887, 1891 या 1895। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप अपने हिमाचल दर्पण भी पढ़ी होगी तो उसमें भी दे रखा है जो गैती थिएटर है कब ओपन हुआ था, ऑप्शन बी 1887 में। तो गैती थिएटर शिमला में कब ओपन हुआ, 1887। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन। विच रूलर ऑफ बिलासपुर वॉज फोर्स्ड बाई पीपल टू लीव द स्टेट बिकॉज ऑफ हिज टेक्निकल रूल। तो कह रहा है बिलासपुर के कौन से शासक को अपने अत्याचारी शासन के कारण लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर किया। तो कौन सा राजा था जिसका अत्याचारी शासन होने की वजह से जो प्रजा थी उसने उसे मजबूर किया था जो राज्य छोड़ने के लिए। तो उस राजा का नाम क्या था, समुद्रगुप्त था, आनंद चंद था, घमंड चंद था या नन ऑफ दिस। तो सिक्स का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। जो वो राजा था उसका नाम था मेघचंद। तो मेघचंद था, इसका बहुत ही अत्याचारी शासन रहा था जिस वजह से जो प्रजा थी उसने मजबूर किया था इसे इसका राज्य छोड़ने के लिए। तो ये बाद में जाके कुल्लू जो रियासत होती है वहाँ शरण लेते हैं और दिल्ली का जो राजा होता है सुल्तान होता है अल्तुमिश उसकी मदद से अपना जो राज्य है उसे वापस गेन भी करता है यानी वापस हासिल भी करता है। मगर पहले तो प्रजा ने उसे राज्य छोड़ने में मजबूर किया था क्योंकि उसका अत्याचारी शासन था। तो वो कौन था, मेघचंद था बिलासपुर का राजा। तो सिक्स का जो आपका राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस। चलिए अगला देखते हैं। आपके हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आपको पैटर्न बता दिया कि किस टाइप का आपका पैटर्न रहने वाला है। तो 15 क्वेश्चन रहने वाले हिमाचल जीके के। सातवां देखते हैं। विच रूलर ऑफ चंबा वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। तो चंबा का कौन सा रूलर था जिसने जो वर्मन उपाधि थी वो सबसे पहले हासिल की थी। तो साहिल वर्मन था, लक्ष्मण वर्मन था, आदित्य वर्मन था या नन ऑफ दिस। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी आदित्य वर्मन। तो जो आदित्य वर्मन था चंबा का रूलर था जिसने सबसे पहले जो टाइटल था जिसे वर्मन का मिला था। तो सेवंथ का राइट आंसर है आदित्य वर्मन। एट्थ क्वेश्चन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो हिमाचल प्रदेश की कौन से ज़िले में सबसे कम जो है ग्राम पंचायत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन में दिए लाहौल स्पीति, किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम पॉपुलेशन का है वो है लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है, लाहौल स्पीति में, तो वहीं सबसे कम ग्राम पंचायत होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाहौल स्पीति। एट्थ का राइट आंसर है लाहौल स्पीति, यहाँ पर सबसे कम ग्राम पंचायत से। चलिए अगला देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है। पतियार फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो जो ये पतियार का किला है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आता है, चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या होना चाहिए, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा में आपकी और भी फोर्ट है जैसे रतनगढ़ हो गया, मस्तगढ़ हो गया, मानकोट फोर्ट हो गया, हरिपुर फोर्ट हो गया। तो वैसे ही जो पतियार फोर्ट है ये भी कहाँ है, ये कांगड़ा में है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आएगी तो ऐसी मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बना रखी है। कम से कम 10 टेस्ट सीरीज़ है लेटेस्ट पैटर्न में, तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं। तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 7018186561 पे। यहाँ पर आपको जो JYT पोस्ट कोड 965 इसका कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा विद टेस्ट सीरीज़। तो JYT के आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आए हुए हैं HPSSC ने कंडक्ट किए तो वो सारे आपको मिलेंगे विद आंसर की। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहे हैं HPSSC के किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन आए उसकी सेपरेट PDF मैंने बना रखी है। हर एक टॉपिक की बना रखी है, आपकी ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिमाचल जी के हो गया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो वो सारी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको मुझे बस व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, मैं बाकी आपको स्टडी मटेरियल की डिटेल्स वहाँ दे देता हूँ। तो आप एक बार व्हाट्सएप करके देख लेना, बाकी लेना लेना आपकी इच्छा होगी। चलिए हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स एट मणिकर्ण HP। तो आपको पता होगा जो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण जगह है वहाँ पर जो पानी है वो गर्म आता है। तो किस वजह से आता है वहाँ पर जो गर्म पानी के आपके झरने हैं वो क्यों हैं, तो क्योंकि वहाँ जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है। तो गर्म पानी के स्रोत क्यों है वहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होगा कि ज़मीन के अंदर से कुछ हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी ऑफ द हॉट स्प्रिंग एट मणिकर्ण HP, वो है जियोथर्मल एनर्जी। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए। 11th है द US क्लब इन शिमला वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो शिमला में जो US क्लब है उसकी स्थापना कब हुई थी,
1837 में हुई, 1841, 1844 या 1887? तो 11th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है 1844। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो HPSSC ने इनमें से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ डिफ़िकल्ट है, तो अब थोड़ा पैटर्न उनका डिफ़िकल्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो 15 में से समझिए कि 11-12 तो आप आसानी से कर दोगे, 2-3 में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो पैटर्न देख लो कैसा पैटर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैरायटी ऑफ मेज़? तो निम्न में से कौन सी मक्का की किस्म है? तो आपको बताना है मक्का की किस्म कौन सी है। हिम 123 है, RR21 है, कुफरी ज्योति है, सोलन गोला है। तो सोलन गोला तो आपको पता ही होगा, ये टमाटर की किस्म है। कुफरी ज्योति है वो आलू की किस्म है। तो आप कंफ्यूज किस में होंगे, एक हिम 123 और RR21। तो जो हिम 123 है ये इसका राइट आंसर है, यानी ये मक्का की किस्म है। जो RR21 है वो किसकी है, वो है गेहूँ वीट की किस्म है, ठीक है। तो मेज़ की यानी मक्के की किस्म कौन सी है इसमें से, वो है हिम 123। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 है, भोटी डायलेक्ट स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो भोटी बोली है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, चंबा में, कुल्लू में? तो 13th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो है लाहौल स्पीति। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जो भोटी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, लाहौल एंड स्पीति में बोली जाती है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में PDF है इस मॉक टेस्ट की, पहले खुद अटैम्प्ट करना, आपको पता लग जाएगा आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। बाकी आंसर मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। तो 14 देखते हैं। ढोलरू इज़ अ फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो ढोलरू है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो मंडी का, हमीरपुर का, ऊना का, कांगड़ा का? तो बताइए ढोलरू कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेमस लोकगीत है? 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है कांगड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ढोलरू कहाँ का फेमस लोकगीत है, प्रसिद्ध लोकगीत है, वो है कांगड़ा का। 15 है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP बुक इज रिटन बाय? तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP है ये बुक किसने लिखी है? ओसी होंडा, TS नेगी, MR ठाकुर या RK कौशल? तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP जो ये बुक है ये लिखी है ओसी होंडा ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओसी हांडा। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP ये बुक लिखी है ओसी हांडा ने। तो ये 15 क्वेश्चन थे हिमाचल जी के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पार्ट आ रहा है। 16th है, एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स डैश इज लोअर देन वाटर। तो ये साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के मैंने आपको बताया 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो आपका GOIT का एग्ज़ाम रहता है इसके बाद जब आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी होगी, फर्स्ट 2 साल में आपको कितनी मिलने वाली है, 12,500 कुछ सैलरी मिलेगी। तो पहले 2 साल तो थोड़ी कम सैलरी है, फिर उसके बाद 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, उसमें आपको 24,500 के करीब कुछ सैलरी मिलती है और कुछ अलाउंस भी होते हैं। और टोटल 4 साल, देखिए 2 साल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल प्रोबेशन, उसके बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो कुछ 40,000 के पास बनती है। तो सैलरी अच्छी है GOIT के एग्ज़ाम में। और GOIT का आपको बताया अभी 817 का रिजल्ट आना है, 939 का रिजल्ट आना है। तो 817 में आपके कितने 1500 बंदे सिलेक्ट होंगे, 939 में कुछ 300 बंदे सिलेक्ट होंगे। तो आपके लगभग 2000 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं। तो उनका तो चलो हो जाएगा, जो टॉप के 200 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करी थी। अब जो आपका 965 का इसमें कितनी पोस्टें हैं, इसमें कुछ 319 पोस्टें हैं। तो ऐसा है, अच्छा मौका है, इस पोस्ट को ले लो, अच्छी नौकरी है, 10 से 5 की नौकरी है। और कंप्यूटर में बैठना आपको ऐसे नहीं कुछ ज़्यादा काम होगा इसमें। तो जॉब अच्छी है, स्केल अच्छा आपको मिलेगा, छुट्टियाँ सारी मिलती हैं। तो गेजेटेड छुट्टियाँ होगी आपकी, EL होगी 30 आपको EL मिलती है। तो छुट्टियाँ भी अच्छी होती है, जॉब भी अच्छी है आपकी। तो मौका तो आपको मिल रखा है, 319 सीटें, टॉप के जो 2000 स्टूडेंट आपके हैं वो तो लगने वाले हैं, बस 817 का रिजल्ट आएगा और 939 का इलेक्शन के बाद 2000 बंदे तो लग ही गए समझो GOIT। अब जो आपका एग्जाम है 4 दिसंबर को, इसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मेन आपका कंप्यूटर रहने वाला है जिसके 140 क्वेश्चन आपको आएंगे। बाकी मॉक टेस्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो 319 पोस्टें, अब आपका 4 दिसंबर को एक महासंग्राम होने वाला है उनके लिए। जो टॉप के स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर भी फिर से जगह बनाएंगे। तो तैयारी अपनी एकदम अच्छी रखना। 16th क्वेश्चन था, एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर बिकॉज इट्स डैश इज लोअर देन वाटर। तो जो एल्कोहल है वो वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है, क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो जो वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री है। और एल्कोहल का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्कोहल है वो मोर वोलेटाइल है, क्योंकि जैसे आप समझिए जो अल्कोहल है उसको अगर आप गर्म करोगे सडनली वेपर में बन जाता है। तो किस वजह से बनता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इस वजह से वो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th है, वाटर इज़ अ, तो वाटर क्या है, एक लीनियर कंपाउंड है,
पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो वाटर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है पोलर कंपाउंड। अब वाटर का आपको फॉर्मूला पता है H2O, तो O होता है, फिर H लगे होते हैं दो, कुछ इस शेप में होते हैं, तो यहाँ प्लस चार्ज होता है या माइनस होता है या प्लस होता है, तो इस वजह से ये पोलर कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो चार्जेस का डिफरेंस है। तो वाटर क्या है, ये है पोलर कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18th है 95% इथेनॉल इज कॉल्ड। तो 95% इथेनॉल को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल, मिथिलेटेड स्पिरिट या पावर अल्कोहल। तो 18th का जो राइट आंसर है वो है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ऑप्शन ए। 95% इथेनॉल को क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। च्युइंगम इज मेड फ्रॉम। तो च्युइंगम है उसे किससे बनाया जाता है, गम से, लेटेक्स से, टेनिन से या रेसिन से। तो 19th का जो राइट आंसर है वो है लेटेक्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लेटेक्स क्या होता है, एक थिक लिक्विड होता है, तो वो आपके पेड़ होते हैं उससे निकल रहा होता है, तो उसी से क्या बनता है, च्युइंगम। ठीक है, तो च्युइंगम किससे बनती है, लेटेक्स से। चलिए अगला देखते हैं। 20 है एट वट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। तो जो मैंने आपको अभी बताया, जो वाटर होता है वो वेपर में कब बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, ये होता है 273 केल्विन के बराबर। तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल वेपर बन जाता है, तो इसमें आपका 273 में आपको ऐड क्या करना है, 100, तो इसमें केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा वो है 373 केल्विन। तो 373 केल्विन में जो वाटर है वो वेपर बन जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे इंडियन जीके क्वेश्चन आ गए। तो 21 क्वेश्चन क्या दिया है, विच क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यंस। तो कौन सी शिल्पकारिता आर्यों में प्रचलित नहीं थी। तो कौन सी चीज़ जो थे वो आर्यन नहीं करते थे, पॉटरी नहीं करते थे, ज्वेलरी या कारपेंट्री या ब्लैक स्मिथ। तो 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्लैक स्मिथ। तो लोहार का काम थे वो आयरन्स नहीं करते थे। बाकी पॉटरी भी करते, पॉटरी क्या हो गया, जैसे पॉट्स बनाना, डिशेस बनाना, ज्वेलरी का काम भी करते थे, कारपेंट्री का भी करते थे। तो ब्लैक स्मिथ क्या, लोहार का काम नहीं करते थे। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में तैयार अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो ऑप्शन में दिए, दिव्य वंदना, दोहकासा, वज्रा चंडिका, वत्स पथकेसिनी। तो जो लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था, 22 का राइट आंसर क्या वो है ऑप्शन डी, वमसा तपाकासिनी। ठीक है, ये नाम भी थोड़ा बोलने में अजीब सा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कभी कभी आपको पता ही नहीं होगा तो तुक्के भी लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि हाँ 200 में से 200 क्वेश्चन ही सही कर दोगे, तो कुछ चीज़ें तो गलत होनी है, तो उनमें इतना ध्यान नहीं देना है, बाकी जो सही करनी है वो तो करनी करनी है। अब मैंने आपको बोला कंप्यूटर का आपका सिलेबस डेफिनेट है 140 क्वेश्चन का, तो उस पर तो जोर ही लगा दो, सब कुछ ही पढ़ लेना, MS वर्ड, आपका एक्सेल हो गया, हर एक पॉइंट, हर चीज़ मतलब छोड़ना ही नहीं। कंप्यूटर कंप्यूटर तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेने ही लेने हैं, तभी आप यहाँ पर जो आपका 60 नंबर वाला है इसमें बैलेंस कर पाओगे। तो कंप्यूटर तो छोड़ना मत। और हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई भी थी, उसमें हमने हर एक जो टॉपिक था वो कंप्यूटर का पढ़ाया था। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको बस व्हाट्सएप करना है हमें। नंबर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर नंबर भी दे रखा होगा हमारा 7018186561, तो PDF में नंबर भी दिया, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने का। तो हिमाचल के सभी एग्जाम की तैयारी कराते हैं हम, जेल वार्डर, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, JOIT क्लर्क, कोई भी एग्जाम होगा तो सभी एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे ये एक टेस्ट सीरीज होगी, तो ऐसी मैंने हर एक एग्जाम की 10-10 टेस्ट सीरीज बना रखी है, कम से कम 100 के पार तो आपको टेस्ट सीरीज ही मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे 10 साल में हिमाचल में जितने भी हुए हैं। डेली लाइव क्लासेज होती है हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट की। तो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। बाकी ऐसे मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे क्लासेस ज्वाइन करो ना करो। तो अभी अच्छा मौका है आपके पास जॉब लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें आ रही है, इलेक्शन आ गए थे उस वजह से आ गई है पोस्टें, और अभी आगे भी आपकी अगले साल भी आपको देखने को मिलेगी। तो 1-2 साल हैं आपके पास, नौकरी लग लो, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो मेहनत करते रहो और टेस्ट सीरीज भी देते रहो, इससे आपको अपनी प्रैक्टिस का पता लगता है। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज आपको चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं फ्री चीज़ें डालते रहता हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जाम होता है हिमाचल प्रदेश में, उसकी PDF डाल दूंगा या मॉक टेस्ट डाल दूंगा, स्टडी मटेरियल, तो फ्री चीज़ें भी देते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना। बाकी ऑनलाइन कोचिंग का नंबर मैंने आपको बता दिया। तो 22 का विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वमसा पथकेसिनी। ठीक है, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस इज एन इपिक रिटन इन विच लैंग्वेज। तो जो रामचरितमानस है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, संथाली में, मुंडा में, अवधी में, संस्कृत में। 23 का जो राइट आंसर है वो है अवधी। ठीक है, रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अवधी में। 24 देखते हैं।
द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज इन द मौर्यन एज वेयर नोन एज। तो जो मौर्यन साम्राज्य था उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? तीर्थास थे, अमत्यास थे, मंत्रीस थे या युक्तास थे? तो 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है तीर्थास। वैसे तो अमत्यास भी थे, जो ये सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उस पे पूरा कंट्रोल करते थे, मगर जो इम्पोर्टेंट थे यानी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रशासनिक अधिकारी थे वो कौन थे? वो थे तीर्थास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच दिल्ली सुल्तान। तो जो इबन बतूता था ये कौन से सुल्तान के अंडर आया था? जो दिल्ली का सुल्तान था उसके राज्य के दौरान आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? तो 25 का जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद तुगलक। तो जो इबन बतूता था ये कहाँ था? ये कहाँ का रहने वाला था? ये मोरक्को का रहने वाला था। तो किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। तो इब्न बतूता जो था ये किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद तुगलक के। 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। फिर है 26 द फेमस पिकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्स टू। जो पिकॉक थ्रोन था वो ओरिजिनली किसको बिलोंग करता था? हुमायूं को, शाहजहां को, अकबर को या नादिर शाह को? तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शाहजहां। तो शाहजहां को बिलोंग करता था जो फेमस पिकॉक थ्रोन था। 27 देखते हैं। टिप्पू सुल्तान वॉज फाइनली डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ। तो जो टिप्पू सुल्तान था उसे किसने हराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हराया था, लॉर्ड विलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या जॉन शोर? तो जो टिप्पू सुल्तान था वो मरा कब था? 1799 में भरा था। कौन सा युद्ध हुआ था? जो बैटल ऑफ श्रीरंगपटना था उसमें मरा था 1799 में। और उसे किसने मारा था? तो लॉर्ड विलेस्ली ने मारा था। ऑप्शन बी का राइट आंसर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलेस्ली। चलिए 28 देखते हैं। महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम। तो जो महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया था यानी आरंभ किया था, वो कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, पोरबंदर से या दांडी से? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। और जो महात्मा गांधी थे वो अपने कुछ अनुयायी थे उनके साथ कहाँ गए थे? दांडी तक गए थे, जहाँ पर उन्होंने जो नमक का कानून था उसे तोड़ा था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम से। 28 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। 29 क्वेश्चन है विच इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो भारत में सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो पहला है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या भारतीय मजदूर संघ। तो सबसे पुरानी जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी? ऑप्शन सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी कहाँ पर हुई थी? 1920 में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। तो सबसे पुरानी जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 क्वेश्चन है ब्लॉक माउंटेन्स हैव ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? फोल्डिंग की वजह से हुआ, फॉल्टिंग के, या वॉल्केनिक इरप्शंस या ऑल ऑफ दिस? तो जो ब्लॉक माउंटेन है वो कैसे बने? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है फॉल्टिंग की वजह से। ठीक है। जो हिमालय है, हिमालय कैसे बने थे? वो फोल्डिंग की वजह से बने थे। और ब्लॉक माउंटेन कैसे बने थे? फॉल्टिंग की वजह से। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 31 है विच रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती? तो आपको बताया आपका अरब सागर इस साइड है, जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ। तो वेस्ट में आपका अरेबियन सी है और इस साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो आपकी जो नर्मदा और ताप्ती है कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपने अगर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ये इस साइड को फ्लो करती है, तो ये तो अरेबियन सी में जा ही रही है। और जो आपकी परियर भी है ये भी अरेबियन सी में जाती है, मगर जो कावेरी है ये कहाँ जाती है? ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग है ये, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो विच रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी? ये होगी कावेरी, क्योंकि ये कहाँ जाती है? जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो 31 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। 32 है नामीबिया वॉज अर्लियर नोन एज। तो जो नामीबिया कंट्री है उसके पहले कौन सा नाम था? किस नाम से उसे जाना जाता था? साउथ वेस्ट अफ्रीका, न्यू गिनिया, ब्रिटिश गयानिया या ब्रिटिश कॉन्गो? तो 32 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका था, उसका नाम चेंज करके अब क्या रखा हुआ है? वो है नामीबिया। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। तो भारत में से निम्न में से किस राज्य में सबसे कम
जन्म दर है, तो वो सबसे कम जन्म दर कहाँ है? तो आपको पता है यूपी और बिहार, तो पहले ही इतनी सारी जनसंख्या है तो वहाँ तो कम होगी ही नहीं जो आपकी बर्थ रेट है, और वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केरला। तो लोएस्ट बर्थ रेट कहाँ है? वो है केरला में। 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, तो जो लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या नन ऑफ दिस। तो जो लोकसभा सेक्रेटरीट है ये किसके अंडर आता है? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर आता है। तो 34 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा सेक्रेटरीट किसके अंडर आता है, किसके कंट्रोल में आता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 35 देखते हैं। विच नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट, तो कह रहे हैं किस गैर संसद सदस्य को इससे संबोधित करने का अधिकार है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, चीफ इलेक्शन कमीशन को है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? ये इंडियन गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है, और आर्टिकल 76 के अंडर जो ये है ये एक नॉन मेंबर होता है पार्लियामेंट का, मगर ये पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 है। ऑन विच प्रिंसिपल द जनरल इंडियन इलेक्शन इज बेस्ड ऑन, तो आम भारतीय चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जनरल इलेक्शन जो इंडिया में होते हैं वो किस पे आधारित है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन, या जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ पर जो आपका रीजन होता है वहाँ की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी वो नेता जो है उस रीजन के लिए लड़ेगा, यानी वहाँ से जीतेगा, तो उस रीजन की डेवलपमेंट के लिए। तो एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है। तो रीजन वाई रीजन जो आपकी विधानसभा सीट है वो बनाई होती है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए 37 देखते हैं। व्हाट इज़ द लिटरली मीनिंग ऑफ सेट्रियोरी, तो सेट्रियोरी इसका मीनिंग क्या है आपको ये पूछ रहा है। तो वी कमांड, टू हैव द बॉडी, टू फॉरबिड, नन ऑफ दिस। तो 37 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सेट्रियोरी है इसका मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड, तो ये इसका मतलब होता है। ऐसे आपको पता है 5 रेट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मेंडेमस क्या होता है? मेंडेमस बोलते हैं वी कमांड को, ठीक है। मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ऐसे आपके 5 रेट्स होते हैं। वैसे ये सेट्रियोरी है इसका क्या मतलब होता है? टू बी सर्टिफाइड। तो 37 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए 38 देखते हैं। टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट वन मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट, तो हाई कोर्ट का अगर जज बनना है तो हाई कोर्ट में कितने टाइम के लिए एडवोकेट के तौर पे आपको मतलब वर्क करना पड़ेगा? तो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 साल। तो 10 साल एडवोकेट के तौर पे रहना पड़ेगा हाई कोर्ट में, तभी आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 ईयर्स। चलिए 39 देखते हैं। द पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू, तो डिवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? एनकरेज एक्सपोर्ट, डीकरेज एक्सपोर्ट, या एनकरेज इंपोर्ट, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो डिवैल्यूएशन आपको पता नहीं चाहिए, किसी जो कंट्री की करेंसी होती है उसकी वैल्यू को डाउन करना। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि जो एक्सपोर्ट है उसे एनकरेज किया जाए, यानी जो हमारी जैसी वैल्यू डाउन हो जाएगी पैसे की, तो उस वजह से क्या होगा? जो बाहर वाली कंट्री है वो चीज़ों को आसानी से खरीद पाएंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर वाली कंट्री ज़्यादा चीज़ें खरीदेगी क्योंकि वैल्यू तो डाउन हो गई है करेंसी की। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो एक्सपोर्ट है वो एनकरेज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 39 का वो है ऑप्शन है एनकरेज एक्सपोर्ट। चलिए 40 देखते हैं। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं किसके बेसिस पे होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, या यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। तो एक पब्लिक हो गया जो गवर्नमेंट का होता है, जो प्राइवेट हो गए, फिर ये ओनरशिप के ऊपर ही है कि अगर गवर्नमेंट ने लिया तो पब्लिक हो गए, अगर किसी प्राइवेट संस्थान ने ले रखे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे 20 इंडियन जीके क्वेश्चन हो गए, अब हम रीजनिंग के देखने वाले। रीजनिंग आपको 5 क्वेश्चन आने वाले, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 41 क्वेश्चन है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप बताना है आपको क्या आएगा। जैसे यहाँ पर x5c लिखा है, देखिए 5 के बाद 8 हो रहा है, यानी 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस होगा तो 12 आएगा, तो 12 देखिए 2 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। फिर 5 प्लस होगा 17 हुआ, फिर 6 प्लस होगा 23,
तो 3 प्लस हुआ, फिर 4 हुआ, ऐसे सीक्वेंस बन रहा है। फिर देखिए आप सी के बाद एफ आ रहा है 2 छोड़ के, फिर इसको छोड़ के आई आएगा, फिर एल आएगा 2 छोड़ के, तो एस के इसका सीक्वेंस बन रहा है। तो आपको बस सिंपली सीक्वेंस पता करना है। तो 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आर 12 आई, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा जब आप इसका निकालोगे तो। अब 42 देखते हैं। Ravi walks 8 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, then 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट. What will be the total distance as well as shortest distance between the starting and end point? तो देखिए पहले तो हम डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो रवि ये पहले नॉर्थ ईस्ट में जाता है 8 किलोमीटर, तो इस डायरेक्शन में जाएगा नॉर्थ ईस्ट में 8 किलोमीटर। फिर कह रहा है 6 किलोमीटर जाता है साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट एरा इस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा 6 किलोमीटर। तो पूछा टोटल डिस्टेंस कितना गया, तो 8 प्लस 6 कितना हुआ, 14 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस हुआ आपका, ये कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो यहाँ पर आपको पता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो आपका ये वाला साइड होगी, मान लीजिए ए साइड है, ए का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 कितना हुआ, 100 हुआ। इसका आपको रूट करना है, तो 10 आएगा, तो 10 इसका राइट आंसर है, यानी 10 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है 14 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 है, इफ द फिफ्थ डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, व्हाट डेट विल बी थर्ड डे आफ्टर द थर्ड फ्राइडे इन द मंथ। तो कह रहा है पांचवा दिन है किसी महीने का, वो क्या है, वो है ट्यूसडे। तो पहला दिन क्या होगा, देखिए चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया मंडे, चौथा मंडे हो गया, तीसरा संडे, फिर दूसरा सैटरडे और पहला फ्राइडे। तो पहला दिन कौन सा है उस महीने का, फर्स्ट डे कौन सा है, वो है फ्राइडे। तो पूछा वट डेट विल बी थर्ड डे आफ्टर थर्ड फ्राइडे। तो थर्ड फ्राइडे, पहला फ्राइडे पहली तारीख को है, तो 8 तारीख को दूसरा फ्राइडे आएगा। फिर तीसरा कब आएगा, 7 प्लस करिए 15, तो 30 तारीख को फ्राइडे आएगा थर्ड। उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, डेट है वो पूछ रहा है। तो 3 दिन बाद क्या होगी, 16 17 18, तो 18 के बाद क्या आएगा 19, तो 19 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 19 डेट होगी, ठीक है। थर्ड फ्राइडे के बाद जो तीसरे 3 दिन होंगे उसके बाद जो दिन आएगा वो आएगा 19। 44 देखते हैं। डेमोक्रेटिक को कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और हमें बता रहे कंटिन्यूस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी ई था पहले, यहाँ पर ई डी कर दिया, उल्टा कर दिया, वैसे यहाँ पर सी ओ है तो ओ सी हो जाएगा। फिर देखिए एम ओ था, एम ओ को वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ पर भी एन टी है वो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर था सी आर, सी आर को उल्टा लिख दिया आर सी, तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन आई। तो ऐसे आपका कोड बनेगा। तो 44 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो दो पहले के आपको चेंज करने उल्टे करने, फिर दो सीधे रखने जैसे हैं, फिर दो चेंज करने उल्टे करने, फिर सीधे रखने, तो ऐसे करके आपको पता लग जाएगा जो 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए फिर 45 देखते हैं। जावेद्स ब्रदर सिस्टर्स फादर ब्रदर इज करीम एंड करीम्स डॉटर इज डॉली, हाउ इज जावेद रिलेटेड टू डॉली। तो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे कि जावेद है, जावेद का ब्रदर है, तो ब्रदर के लिए ऐसे लिख लेते हैं साइन। सिस्टर्स फादर, तो ब्रदर की सिस्टर क्या हुई, तो ब्रदर की सिस्टर क्या हुई, उसकी भी बहन ही हुई, तो इनका फादर जो फादर होगा वो तीनों का ही फादर होगा, तो तीनों का फादर ब्रदर इज़ करीम, तो उनके फादर का जो ब्रदर है वो है करीम। और करीम की डॉटर है डॉली, तो डॉली इसकी डॉटर है करीम की, तो ये क्या लगेगी, जो जावेद है उसकी क्या लगेगी, तो उसकी कज़न लग रही है। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कज़न। चलिए 46 देखते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए, इसका जो मतलब होता है वो होता है काइंड या फिर जेनरस दयालु। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी अपोजिट क्या होगा, वो होगा सेल्फिश। 46 का जो राइट आंसर है वो है सेल्फिश। फिर पूछा एंटोनिम ऑफ द वर्ड फोर्टिफाइड, फोर्टिट्यूड। तो फोर्टिट्यूड क्या होता है, ये करेज के लिए बोलते हैं, साहस के लिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम को मतलब तो अपोजिट होता है, तो वो हो गया कॉवर्डाइज, ठीक है, यानी ये हो गया कायर ही हो गया एक तरह से। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर है 48, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू स्नैप वंस फिंगर एट। तो इस ईडियम का मतलब क्या है, टू स्नैप वंस फिंगर एट, तो ऐसे चुटकी मारते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू बी केयरलेस, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, टू बी केयरलेस, यानी किसी को या फिर कंटेम्प्ट करना, किसी को सम्मान नहीं देना किसी को, तो ये भी बोल सकते हैं। 49 है, आई वंडर इफ आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो 49 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा थ्रू, आई वंडर इफ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। 50 का है, यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। तो यू मस्ट परस्यू योर करियर विद ऑल सीरियसनेस। 50 का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, अब हम हिंदी के देखते हैं। हिंदी के भी 5 ही क्वेश्चन आपको आए होंगे, आएंगे अब एग्जाम में। तो 51 का है,
उपवन का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची आपको बताना है, वाटिका है, आरोहण है, निर्जन है या मृद है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है वाटिका। फिर है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होता है, अपमानजनक बात कहना, व्यर्थ घूमना, चापलूसी करना, अधिक घमंड करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चापलूसी करना। जूते चाटने का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। फिर है अ का उच्चारण स्थान, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, कंठ है, मुर्दा है, नासिका है। तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, 53 का जो राइट आंसर है वो है कंठ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फिर है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या विवाह है। तो बताइए चंद्रशेखर में जो समास है वो कौन सा है, वो है बहुब्रीहि। चलिए 55 देखते हैं, अनल और अनिल का युगम शब्द क्या है। तो अनल और अनिल का युगम शब्द क्या हुआ, तो अनल क्या हो गया, ये आग हो गया, अनिल क्या होगी, हवा होगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आपकी करंट अफेयर के 5 आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमको। 56 है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2022। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका नेशनल आइकन बनाया, किसे बनाया, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार रॉय, मनोज बाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 56 का जो राइट आंसर है वो है पंकज त्रिपाठी। चलिए अगला देखते हैं, 57 है, मोतेरा which was declared as India's first 24/7 solar powered village is located in which state, UT। तो एक मोढेरा करके विलेज है जो सोलार पावर से चल रहा है यानी 24/7, तो वो कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 है, द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2022 वॉज अवॉर्डेड टू 3 साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ। तो जो नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में 2022 में, वो 3 साइंटिस्ट को मिला था, किस फील्ड के लिए मिला था, किस फील्ड में उन्होंने रिसर्च की थी। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉवर्टी, बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ये क्वांटिटेटिव मेथड। तो 58 का जो राइट आंसर है वो है बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में इन्होंने रिसर्च की थी, जिसके लिए 3 साइंटिस्टों ने नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। चलिए 59 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट अनवील्ड फॉर 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या है, नीना, पोकोयो, ताजुनी या अप्पू। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है ताजुनी। तो जो 2023 का फीफा वर्ल्ड कप है कहाँ होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो इसमें जो मैस्कॉट है उसे अनवील किया गया है वो कौन सा है, उसका नाम क्या रखा है, ताजुनी। चलिए 60 देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे था 2022 का, उसकी थीम क्या थी, री थिंकिंग टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, एक्सेसिबल टूरिज्म या एंटी रेसिज्म एंड टूरिज्म। तो 60 का जो राइट आंसर है वो है री थिंकिंग टूरिज्म, ऑप्शन ए। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो इस बार 27 सितंबर को मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, वो थी री थिंकिंग टूरिज्म। तो अब हमारे 60 क्वेश्चन हो गए, जो अब हमारे क्वेश्चन आने वाले ये है कंप्यूटर की। तो 60 क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, बाकी जो 140 क्वेश्चन है कंप्यूटर की उन्हें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने को होता नहीं है इसमें कुछ। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तभी आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। तो मैं ऐसा करूँगा, जो 140 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के उनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा PDF में, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो 60 क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, बाकी 140 क्वेश्चन आपको जो आंसर होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपका जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट करके मेरे को बताना। बाकी क्वेश्चन पेपर जो आपका मॉक टेस्ट था ये भी बताना कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तभी बताना। कोई कमियां होगी तो मैं अगले मॉक टेस्ट में उन्हें और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी 60 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा वॉच टाइम मुझे मिल जाएगा आप इस वीडियो को देखोगे तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, फ्री मटेरियल हम देते रहते हैं। और अगर आप पेड मटेरियल लेना चाहते हो, ऐसी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो और भी, और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे दे रखा होगा 7018186561। तो इसमें मेरे को व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स मैं यहाँ दे दूँगा स्टडी मटेरियल की। तो आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा के थैंक यू।